वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ अंकिता। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। ये ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक है। तो फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर देखने से पहले हम लोग ये समझ लें कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, क्योंकि इसी में से ये दोनों पॉइंट निकल के आते हैं। फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से निकल के आते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में क्या बोलना चाह रहा है कि इट डिफाइंस द मैनर इन विच द रोल्स, पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर असाइंड एंड गवर्न। ठीक है, बोल क्या रहा है, ये एक ऐसा मैनर है, ये ऐसा तरीका है जहाँ पे रोल, पावर, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की गई हैं और गवर्न की गई हैं। और दूसरा हम लोग क्या देखते हैं कि कैसे जो टॉप लेवल से लोअर लेवल तक या फिर लोअर लेवल से टॉप लेवल तक कैसे इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ हायरार्की इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, पहले तो कैसे रोल, पावर, अथॉरिटी, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो भी चीज़ें हैं जो एक टॉप लेवल लोअर लेवल को या मिडिल लेवल को देता है, मैनेजमेंट को देता है, वो कैसे असाइन किया जा रहा है, कैसे गवर्न किया जा रहा है, उसके लिए क्या रूल्स बनाए गए हैं वो चीज़, और कैसे इंफॉर्मेशन फ्लो हो रहा है इस तीनों लेवल में, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल के बीच में, कैसे इंफॉर्मेशन ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर फ्लो हो रही है, कितनी स्मूथली फ्लो हो रही है, यही देखा जाता है। ये होता है ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसी को बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। जब इन शॉर्ट हम लोग समझें कि जब टॉप लेवल से लोअर लेवल तक कोई भी रोल्स, ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अथॉरिटीज़, पावर, आप जो भी वर्ड यूज़ करना चाहते हैं, जो भी असाइन किया जाता है ऊपर से लेकर नीचे तक, वो, और दूसरा कैसे इंफॉर्मेशन फ्लो हो रहा है इस तीनों लेवल के बीच में, उसी को बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। उसी का एक आईना है, क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कि किस तरीके से चीज़ें व्यवस्थित है, किस तरीके से चीज़ें मैनेज की जा रही हैं, वो दिखाता है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में क्या आता है हमारा दो पॉइंट, फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर। कभी फंक्शन के बेसिस पे किया जाता है डिवीजन, कभी डिविजनल स्ट्रक्चर होता है, कभी प्रोडक्ट बेसिस पे डिवाइड किया जाता है। अब हम लोग आगे देख लेते हैं, आपको आगे क्लियर हो जाएगा। फंक्शन बेसिस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, इसमें क्या है, इज वन वेयर एम्प्लॉयज आर ग्रुप्ड टुगेदर अकॉर्डिंग टू देयर एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन। यानी जो इंसान जिस चीज़ में स्पेशलाइज्ड है, जिसमें उसकी एक्सपर्टीज़ है, जिसमें वो एक्सपर्ट है, उस अकॉर्डिंग उसको काम दे दिया जाए, तो वो क्या है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि फंक्शन के अकॉर्डिंग जब काम बांटा जाता है तो वो क्या हो जाता है, फंक्शनल स्ट्रक्चर। जैसे देख ले, मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो अपने अंडर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना दिया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट। यानी कि अगर ऐसा कोई डिपार्टमेंट बनाया तो इसके मैनेजर्स भी बनाया होगा, लाइक प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, परचेज मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, जो कि अपने अपने एरियाज में एक्सपर्टीज हैं, यानी कि वो इसमें स्पेशलाइज्ड हैं। ठीक, अब मान लीजिए कि आगे भी स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। मान लीजिए कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, अब मान लीजिए आप अपने ऊपर ले लेके एग्जांपल, आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, आपको कोई आइटम दे दिया गया कि ये आपको प्रोड्यूस करना है, आपको देखना है इसका काम। अब आपको लगता है कि नहीं, मेरे अंडर और भी लोग काम करेंगे, हम उसमें भी काम बांट दें, कि चलो कुछ लोग प्रोसेस का काम देख ले, कुछ लोग क्वालिटी देख ले कि जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी क्वालिटी कैसी है, आगे हम उसको फर्दर फॉरवर्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। उसके लिए आपने क्वालिटी कंट्रोल के लिए एक आदमी रख दिया, एक आपने रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए रख लिया, कि मान लीजिए मशीन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो तुरंत से उसे चेक कर ले, आगे हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो आपने फर्दर डिवीजन कर लिया अपने डिपार्टमेंट में। मार्केटिंग वाले ने भी फर्दर डिवीजन कर लिया, उसने मान लीजिए सेल्स के लिए किसी को रख लिया, एडवर्टीजमेंट के लिए किसी को रख लिया, मार्केटिंग और रिसर्च के लिए रख लिया, कि मार्केटिंग रिसर्च होती रहे कि हमारे प्रोडक्ट में और क्या मतलब क्या कमी है, या फिर क्या हम आगे कर सकते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा सेल हो, लोगों में पॉपुलर हो। तो उस रिसर्च के लिए रख लिया, एडवर्टीजमेंट के लिए रख लिया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले हमारे प्रोडक्ट के बारे में। तो वो अपना काम भी 3 और लोगों में बांट दिया स्पेशलाइजेशन के लिए। परचेज डिपार्टमेंट वाले ने भी क्या किया कि कुछ रिसीविंग कोटेशन एंड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, ठीक है, वो रॉ मटेरियल परचेज करने पे ध्यान दे रहा है और अच्छे अच्छे प्राइस की कोटेशन लेने में हेल्प कर रहा है। लाइक डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन और भी जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ से हम लोग रॉ मटेरियल लेते हैं, तो वो उस पर फोकस कर रहा है कि कहाँ से हमें अच्छे रॉ मटेरियल्स मिल सके और कम दाम पे मिल सके। मान लीजिए वो उस पर काम कर रहा है। परचेज ऑफ टूल्स एंड मशीन, कुछ लोग टूल्स और मशीनरी परचेज करने पे ध्यान दे रहे हैं। सिर्फ रॉ मटेरियल का ही तो काम नहीं ना होता है किसी प्रोडक्ट को बनाने में, रॉ मटेरियल खरीदने का काम किसी और को दे दिया, टूल्स और मशीनरी खरीदने का काम किसी और को दे दिया, फिर परचेज का रिकॉर्ड रखने का काम किसी और को दे दिया कि कितनी चीज़ें कहाँ आ रही हैं, कितना यूज़ हो रहा है,
कितना खरीदने की ज़रूरत है वो काम किसी और को दे दिया, तो परचेज वाले ने अपना काम और बांट दिया और कई लोगों में बांट दिया। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने क्या किया, अकाउंटिंग का काम किसी को दे दिया, बजटिंग का काम दे दिया, कॉस्ट अकाउंटिंग का काम किसी और को दे दिया। तो इसमें क्या होता है कि एक तो मैनेजिंग डायरेक्टर उसने परचेज, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, फाइनेंस का डिपार्टमेंट तो बनाया, उसके मैनेजर्स भी बनाया। अब उन मैनेजर्स को जब उनका काम मिला तो उन्होंने और स्पेशलाइजेशन का भी काम आगे बढ़ाया, उन्होंने अपना काम भी और एक्सपर्ट्स को बांट दिया जिससे कि उनका डिपार्टमेंट अच्छे से काम कर सके। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें जो डिवीजन होता है वो फंक्शन के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। लाइक कि प्रोडक्शन मैनेजर है तो वो अपना प्रोडक्शन का काम देखेगा, प्रोडक्शन का फंक्शन देखेगा, और उसमें अगर उसको ज़रूरत पड़ती है तो वो नीचे और भी काम अपने अंडर बांट सकता है लोगों में। लेकिन उस यहाँ पे जो डिवीजन होता है आपको याद रखना ये फंक्शन के अकॉर्डिंग होता है, ठीक। अब डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द स्ट्रक्चर wherein organizational functions are grouped together into divisions depending upon product, service, market और geographies। यानी कि समझ लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इसके पास बहुत सारा पैसा है, और ये क्या करती है, सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं, ये मल्टी प्रोडक्ट्स में डील करती है, ठीक है, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाती है। और तो वो क्या करती है कि कॉस्मेटिक भी बना रही है, मेडिसिन बना रही है, गारमेंट बना रही है, फुटवेयर बना रही है, तो वो अपना एक डिपार्टमेंट दे देती है प्रोडक्ट के बेसिस पे, ठीक। कॉस्मेटिक को पूरा एक अलग टीम दे देगी, परचेज का टीम, मार्केटिंग, फाइनेंस, ये एक टीम कॉस्मेटिक के लिए दे दी, एक टीम मेडिसिन के लिए दे दी जिसमें उसकी खुद की अलग प्रोडक्शन टीम, परचेज टीम, मार्केटिंग, फाइनेंस, यानी कि सारी जितनी भी वो प्रोडक्ट बना रही वो हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग अलग टीम दे रही है। यानी यहाँ जो डिवीजन है वो प्रोडक्ट बेसिस पे है, ठीक है। अगर वो प्रोडक्ट बेच रही तो प्रोडक्ट बेसिस पे, सर्विस बेच रही तो सर्विस बेसिस पे है, ठीक। वो इस हिसाब से डिवीजन करती है। वो अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट पे काम कर रही है तो वो प्रोडक्ट बेसिस पे ही काम करती है, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग वो अपना डिवीजन करती है। जैसे कॉस्मेटिक्स का प्रोडक्ट 1 हो गया, मार्केट मेडिसिन का प्रोडक्ट 2 हो गया, गारमेंट्स का प्रोडक्ट 3 हो गया, फुटवेयर्स का प्रोडक्ट 4 हो गया। तो ये एक एक प्रोडक्ट के हिसाब से टीम्स असाइन करती है, टीम्स देती है। कॉस्मेटिक को अलग दे दी टीम, उसकी अलग प्रोडक्शन टीम है, परचेज टीम है, मार्केटिंग टीम है, फाइनेंस टीम है, मेडिसिन की अलग है, गारमेंट्स के अलग है, फुटवेयर के अलग है। यानी कि इसमें जो डिवीजन होता है वो प्रोडक्ट बेसिस पे होता है। ऊपर जो फंक्शनल में डिवीजन था वो फंक्शन बेसिस था। नाउ हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं जिसके लिए हम लोग आए थे कि फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या होता है। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, मीनिंग। मीनिंग क्या है, फंक्शनल स्ट्रक्चर इज वन इन विच द रिपोर्टिंग रिलेशनशिप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर बाइफिकेटेड अकॉर्डिंग टू द फंक्शनल एरिया। यानी कि जो इसमें रिपोर्टिंग करने का रिलेशनशिप है एक दूसरे को, वो बाइफिकेट किस पे होता है, फंक्शनल एरिया। यानी कि प्रोडक्शन की टीम अलग, सेल्स की अलग, मार्केटिंग की अलग, फाइनेंस की अलग, ये सब क्या है, फंक्शन के अकॉर्डिंग ये बाइफिकेट होता है, और ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे को जवाब देते हैं। अब डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या बोलता है, organizational structure wherein the organizational functions are classified into divisions as per product or service lines, market is called divisional। in short हम लोग समझें यहाँ पे क्या होता है, according to product, अगर प्रोडक्ट बेच रही कोई कंपनी तो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, और सर्विस बेच रही तो सर्विस के अकॉर्डिंग डिवीजन होता है। और इसमें क्या होता है, फंक्शन के अकॉर्डिंग डिवीजन होता है ना। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, बेसिस। बेसिस क्या है, फंक्शनल एरियाज और स्पेशलाइज्ड डिविजन्स। इसमें भी वही बात की है, इसमें फंक्शन के अकॉर्डिंग डिवीजन है तो फंक्शनल एरियाज है, और स्पेशलाइज्ड डिविजन्स है यानी कि प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग स्पेशलाइज्ड डिवीजन किया जाता है। Now point number 3, responsibilities। डिफ़िकल्ट टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन ए पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। किसी भी डिपार्टमेंट में आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं कर सकते ठीक से, क्योंकि एक डिपार्टमेंट एक दूसरे पे ही डिपेंडेंट है। लाइक प्रोडक्शन का काम अगर ठीक से नहीं हुआ, वो अपना टाइम पे काम नहीं किया, तो सेल्स वाला कैसे काम करेगा, सेल्स का काम ठीक से नहीं हुआ तो मार्केटिंग वाला अपना काम कैसे करेगा। यानी कि सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जबकि यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना ईजी है डिविजनल स्ट्रक्चर में। क्यों? क्योंकि पूरा एक प्रोडक्ट का काम एक जगह दे दिया गया, ठीक है। जो इसका मैनेजर होगा, जो इसको हैंडल कर रहा होगा, मान लीजिए कॉस्मेटिक को हैंडल कर रहा होगा, उसके पास प्रोडक्शन की भी टीम है, सेल्स की भी टीम है, मार्केटिंग की भी टीम है, तो वो सिर्फ एक प्रोडक्ट को लेके जवाबदेही उसकी होगी। तो यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फिक्स करना आसान हो जाता है। नाउ ऑटोनॉमी ऑफ डिसीजंस।
मैनेजर्स डू नॉट हैव ऑटोनॉमी ऑफ डिसीजंस। ये दोनों पॉइंट लगभग सिमिलर है। क्यों? क्योंकि दो जो प्रोडक्शन टीम है, सेल्स टीम है, मार्केटिंग टीम है, फाइनेंस टीम है, ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। अगर वो एक दूसरे को ब्लेम कर सकते हैं कि देखिए उसने काम ठीक से नहीं किया इसलिए हमारा काम आगे नहीं बढ़ पाया, या उसने हमें प्रोडक्ट फाइनल करके नहीं दिया तो हम उसकी पैकिंग कैसे करें, या फिर जब हमें नहीं पता है कि कौन ये आइटम को कैसे मार्केटिंग सेल्स वाले ने हमें ये फॉरवर्ड नहीं किया तो हम उसकी मार्केटिंग कैसे करें। तो सब इसमें एक दूसरे को ब्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो पॉइंट है ऑटोनॉमी ऑफ डिसीजन, मैनेजर्स डू नॉट हैव ऑटोनॉमी ऑफ डिसीजन। इसमें डिसीजंस बनाना बहुत ही मुश्किल होता है, ऑटोनॉमी नहीं होती है। एक प्रोडक्शन वाला अपना कोई अलग से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता, क्यों? या फिर सेल्स वाला कोई अपना अलग से डिसीजन नहीं ले सकता, क्योंकि सब एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। अगर सेल्स वाला चाहेगा कि चलो हम कोई कितने परसेंट दें, मान लीजिए सेल कर रहा है, उसे लग रहा है कि अगर हम इतने परसेंट का डिस्काउंट देंगे तो हमें फ़ायदा होगा, तो वो नहीं दे सकता, क्योंकि क्या पता प्रोडक्शन में बहुत खर्चा हो, प्रोडक्शन वाला राजी ना हो रहा कि आप कैसे दे सकते हैं, इसमें तो इस प्रोडक्ट में इतना खर्चा हो, हम इसमें कहीं कमी कर ही नहीं सकते। तो सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो ऑटोनॉमी ऑफ डिसीजन यानी कि इंडिपेंडेंट डिसीजन कोई नहीं ले सकता। जबकि डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या है कि इंडिपेंडेंट डिसीजन लिया जा सकता है, ऑटोनॉमी ऑफ डिसीजंस होती है, क्योंकि एक प्रोडक्ट मैनेजर जो है वो एक ही प्रोडक्ट को देख रहा है, तो वो अपना डिसीजन ले सकता है रिगार्डिंग कोई भी जो सिचुएशन हो उसके अकॉर्डिंग अपना डिसीजन ले सकता है डिस्कस करके ना। अगला पॉइंट क्या है? कॉस्ट। इसमें क्या बोल रहा है? इकोनॉमिकल एज द फंक्शंस आर नॉट रिपीटेड। ये थोड़ा इकोनॉमिकल है, यानी कि इसमें थोड़े कम खर्चे हैं, या फिर एक एवरेज में खर्चा होता है, इकोनॉमिकल है। जबकि ये एक्सपेंसिव है। कैसे? क्योंकि इकोनॉमिकल इसलिए क्योंकि एक डिपार्टमेंट है जो कि सारा चीज़ देख रहा है, लेकिन इसमें क्या है कि एक ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है वो कई आइटम में लगा हुआ है, सेल्स डिपार्टमेंट जो है वो कई आइटम में लगा हुआ है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो कई आइटम में लगा हुआ है, तो खर्चे भी तो बार बार होंगे, ज़्यादा होंगे। तो इसीलिए क्या है, ये एक्सपेंसिव है। और इसमें क्या है, एक ही डिपार्टमेंट है तो ये इकोनॉमिकल है ना। अप्रोप्रिएट फॉर, जो फंक्शनल डिवीजन है वो सिंपल और स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल है, जबकि डिविजनल स्ट्रक्चर जो है वो लार्ज और डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल है। जो छोटा सा बिजनेस चला रहा हो, सिंपल ऑर्गेनाइजेशन हो, एक प्रोडक्ट में डील कर रहा हो, तो उसके लिए ये फंक्शनल डिवीजन ठीक है। लेकिन जो मल्टी प्रोडक्ट में डील कर रहा हो, कोई कंपनी है जो मेडिसिन भी प्रोड्यूस कर रही है, कॉस्मेटिक भी दे रही है, आपको FMCG प्रोडक्ट्स भी दे रही है, सब कुछ दे रही है, तो वो क्या है, प्रोडक्ट वाइज डिवीजन करती है, तो वो क्या हो जाता है, लार्ज और डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो डिविजनल स्ट्रक्चर ज़्यादातर हम लोग लार्ज और डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं, जबकि फंक्शनल स्ट्रक्चर जो है वो हम लोग स्मॉल और सिंपल ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं। ये लाइन यहाँ पे गलत आ गई, लार्ज और डायनेमिक, इसका कोई मतलब नहीं है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। ये फंक्शनल डिविजन स्मॉल और सिंपल ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल है, अप्रोप्रिएट है, जबकि डिविजनल लार्ज और डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल है। तो आज हमने देखा डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। आई होप आपको पॉइंट क्लियर होगा। थैंक यू सो मच।